इसी के साथ ये सारे टाइप्स के ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करता हो, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करता हो, इंट्राडे करता हो, पोजिशनल टाइप्स के ट्रेडर हों, या कुछ एक स्क्रीनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो थोरो इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड कुछ बनाना है तो उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ ही हमारे जितने भी पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हमने एक सपोर्ट चैनल क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें अगर आप जुड़ेंगे तो आपको लाइव इनपुट्स मिलेंगे, उसमें कॉल्स कोई नहीं मिलेगी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। मैं छोटा सा ब्रीफ भी आपको दे देता हूं, ये कुछ इसका ब्रीफ आपको मिलेगा। ऑटो टेंडर रिसर्च सपोर्ट चैनल है, जो कि आप देखेंगे कि लाइव मार्केट्स में हम लोग जिस तरीके से एनालाइज करते हैं, डेटा वही है ऑटो टेंडर में जो डेटा आपको प्रोवाइड हो रहा है, बस ये है कि हम लोग जो एनालिसिस लाइव मार्केट में देख रहे हैं वही चीज आपको भी फॉरवर्ड हो पाए, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें है। फ्लो की बात करूं तो मैं स्टॉक्स पर पहले बात करूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में ज्यादातर करके टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग होता है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने प्रेजेंट किया हुआ है। तो एक तरीके से जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया कि आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जीरो नॉलेज भी है तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक बेस्ड एक एनालिसिस रहेगा। उसके बाद हम लोग मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ट्रेड भी देखेंगे कि किस तरीके से आज के दिन या फिर आगे फ्यूचर में किस तरीके से आप इंडेक्स में ट्रेड ले पाए। ट्रेड की जहां तक बात है वो स्टॉक पर भी मैं लूंगा कि किस तरीके से आप ट्रेड लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड करके अगर कोई ट्रेड निकलता है तो बेटर है आपके लिए। और लास्ट में स्क्रीनर्स के बारे में बात करेंगे। हमने कुछ 8-9 स्क्रीनर्स ऑटो टेंडर में रखे हैं आपके लिए, जो लोग उतना टाइम नहीं दे पाते हैं या फुल एनालिसिस नहीं भी करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक फिल्टर करके आएंगे। और मैं जैसे जैसे वेबिनार आगे बढ़ेगा उसमें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि किस तरीके से स्क्रीनर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन मेरा देख पा रहे होंगे, अगर मेरे को इन्फॉर्म आप कर दें कि स्क्रीन आपको विजिबल है प्रॉपर, तो मैं आगे बढ़ता हूं। It's visible. यस तो सर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा होम पेज है। इसमें जब लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको शेयर होंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड जब भी एंटर करेंगे तो ये सबसे पहला पेज आपको दिखेगा। अब यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस लेफ्ट हैंड साइड में स्टॉक एनालिसिस का ऑप्शन आपको मिलता है। तो जैसे ही आप स्टॉक एनालिसिस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये विंडो खुलेगा और इसमें स्टॉक फिल्टर, आप यहां से कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। लगभग 200 एफएनओ स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एफएनओ स्टॉक्स को ही हम लोग कवर करते हैं। अब आगे आपको पता चलेगा कि क्यों हम एफएनओ स्टॉक्स को कवर करते हैं। तो ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं इसमें समझाता हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस की अगर नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इसका भरपूर यूज कर सकते हैं और आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो जैसे कि इधर आप देखेंगे तो हमने 9 इंडिकेटर्स, बेस्ट 9 इंडिकेटर्स जो मार्केट में अवेलेबल है टेक्निकल एनालिसिस के, करीबन 450 से 500 इंडिकेटर्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हमने उसमें से भी फिल्टर करके 9 इंडिकेटर्स, बेस्ट 9 इंडिकेटर्स जो चूज करे हैं वो यहाँ पर डिस्प्लेड है। अब ये इसके नाम हमने इसलिए नहीं दिए हुए हैं ताकि कोई बायसनेस नहीं आ जाए और आप सिर्फ एक आउटपुट पर फोकस करें। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हमने हर एक इंडिकेटर से हर एक टाइम फ्रेम में 5 डेफिनेटिव टाइम फ्रेम हमने प्रेजेंट किए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स और डेली। अब इन टाइम फ्रेम्स की अगर आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछेंगे या जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता भी है उनको इंपॉर्टेंस का पता रहेगा कि हमने ये 5 मिनट्स और 15 मिनट्स इंट्राडे के लिए होता है। नॉर्मली जब भी आपको इंट्राडे ट्रेड करना होता है तो
सबसे पहला जो एस्पेक्ट देखा जाता है वो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का देखा जाता है, और वहीं पर अगर 60 मिनट्स और 30 मिनट्स की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गया या फिर कोई मंडे टू फ्राइडे का ट्रेड पकड़ना है, तो वो इसके माध्यम से आप करेंगे। तो हम लोग डिटेल में जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से 30 मिनट्स और 60 मिनट्स का यूज करके आप पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स आप पा सकते हैं। वहीं पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम आपको स्ट्रक्चर बताता है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। अगर डेली टाइम फ्रेम में ज्यादातर इंडिकेटर्स आपके अप दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डेली पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। जैसे कि आप अशोक लेलैंड में देख पा रहे हैं, अभी आपको जो 9 इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ 3 ही इंडिकेटर ऐसे हैं जो इसको डाउन दिखा रहे हैं। 9 इंडिकेटर्स यानी कि 9 जो इंडिकेटर्स हैं उनमें जो इंस्टेंसेस बनेंगे वो 9 इंस्टेंसेस बनेंगे, उसमें से खाली 3 इंडिकेटर 5, 7 और 8 यही आपको सिर्फ डाउन दिखा रहे हैं। बाकी जो 6 के 6 इंडिकेटर्स है वो अप दिखा रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें अपनाई जा सकती है। आगे इसमें और हमको अगर रिफाइन देखना है तो फिर अगर इंट्राडे ट्रेड आपको कोई भी लेना है तो आपको क्या देखना है, आज का शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट एवरेज देखना है। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अगर देखेंगे तो आपको इंट्राडे प्लस पोजिशनल ट्रेड मिलेगा। तो यहां पर हमने आपके फैसिलिटी के लिए डेली सेंटिमेंट, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट और सेंटिमेंट एवरेज दे रखा है। अब सेंटिमेंट एवरेज का मतलब यह है कि अगर हम डेली को इंट्राडे प्लस पोजिशनल से कंबाइन करेंगे तो सेंटिमेंट एवरेज आएगा। अब हमारी थ्योरी के हिसाब से सेंटिमेंट एवरेज, अगर किसी भी स्टॉक का सेंटिमेंट एवरेज अप परसेंटेज 60% से ऊपर है, अभी तो ये 81% है आपको जैसा दिख पा रहा होगा, अगर ये 60% से ऊपर है तो वो क्वालिफाई करता है अप ट्रेंड में, यानी कि आपको उसमें तेजी की पोजीशन ही बनानी है। अगर सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं, कोई और स्टॉक में पिक कर लेता हूं तो आपको बेटर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। तो अगर जैसे हिंद कॉपर हमने पिक किया, हिंद कॉपर में इसका जो सेंटिमेंट है, ये जो सेंटिमेंट एवरेज है वो 60% से डाउन परसेंटेज है, यानी कि अगर डाउन परसेंटेज होगा 60% से ऊपर तो उसमें शॉर्ट की पोजीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वो स्टॉक वीक है और ये भी हो सकता है कि वो सेक्टर भी वीक हो। अब सेक्टर आइडेंटिफिकेशन हम लोग आगे समझेंगे, पहले हम लोग इस चीज पर फोकस कर लें कि इसको यूज कैसे करना है। तो अभी जैसे कि आप देख पाएंगे कि इसका जैसे हिंद कॉपर है तो हिंद कॉपर में डेली सेंटिमेंट भी आपका 89% है, 89% डाउन है, तो यानी कि मेरे लिए ये स्ट्रक्चरली स्टॉक वीक है। तो यहां पर आपको एक लॉजिक मिल रहा है हमारे ऑटो ट्रेंडर के माध्यम से, जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि अशोक लेलैंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं उसमें। वहीं पर आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि अभी तो कोई भी डेटा पॉइंट मेरे को हिंद कॉपर में ये नहीं बता रहा है कि मेरे को इसमें बाय करना चाहिए। बहुत बारी ऐसी गलती हम लोग कर देते हैं जहां पर कि ये देखते हैं कि 100 रुपए से कोई स्टॉक 50 रुपए आ गया है तो नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि बहुत गिर चुका है, इसमें तो बाय कर लीजिए। या कोई स्टॉक 100 रुपए से 800 रुपए पहुंच गया तो हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि 800 रुपए आ गया, अब कितना बढ़ेगा, इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो वो जो रैंडम थ्योरीज हम लोग बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग काफी बारी ट्रैप हो जाते हैं, तो वो ट्रैप सेंटिमेंट को बचाने के लिए हमने ये आपको टेक्निकल एनालिसिस का टूल दिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैं पहले भी बताया कि आपको डाउन और अप वैल्यूज दिखेंगी हर एक इंडिकेटर से, हर एक टाइम फ्रेम पर हम लोग यही पूछेंगे और आपको फोकस रखना है सेंटिमेंट एवरेज पर। अगर इसका सेंटिमेंट एवरेज पॉजिटिव होगा तो मैं उसमें इंट्राडे में तेजी की पोजीशन देखूंगा, नहीं तो अगर डाउन परसेंटेज में 60% से ज्यादा होगा तो मैं उसमें शॉर्ट की पोजीशन देखूंगा। अब ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं
कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेने के लिए इसमें हमने जो आपको थ्योरी रिकमेंड करी है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी पाइवट पॉइंट बेसिस पर की है। अब पाइवट पॉइंट बेसिस पर अगर मैं इलेबोरेट करूं तो इसमें अगर आप गूगल भी करेंगे तो करीबन करीबन आपको ये एक एवरेज की थ्योरी मिलेगी, यानी कि ये मान के चलिए कि कोई भी स्टॉक जो है वो एवरेज तक आता है और एवरेज से वापस मूव करता है या तो रेजिस्टेंस की तरफ या फिर सपोर्ट की तरफ। तो यहां पर हमने जैसे पाइवट पॉइंट दे रखा है, ये एक तरीके का एवरेज है। तो और S1, S2, S3 आर सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, वहीं पर R1, R2, R3 आर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। अभी होता क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाइवट पॉइंट एक एवरेज है और एवरेज से या तो दूर जाएगा या एवरेज के पास आएगा। तो अभी अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट साइड में हम लोग को ये देखना है कि एवरेज से नीचे ट्रेड करना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर वीक है तो वो एवरेज से नीचे ट्रेड करेगा। ये नॉर्मल अगर अपन अंडरस्टैंडिंग भी रखें तो भी ये देखने में आता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं वो एटीआर का बेस बना के चलते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक एडवांस लेवल थ्योरी मिल रही है जो कि बहुत पॉपुलर है पाइवट पॉइंट बेसिस पर। इस पर काफी ज्यादा एल्गो भी बनती हैं और काफी ट्रेडर्स उसको यूज भी करते हैं। तो इसीलिए पाइवट पॉइंट के नीचे अगर है और स्टॉक वीक है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनता है ट्रेड करने का। उसमें फर्स्ट टारगेट आपका S1, S2, S3 रहेगा, ये टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आपका पीपी लेवल से R1 के बीच में रहेगा। तो क्योंकि आपको नेगेटिव साइड भी देखना है कि किस तरीके से अगर कोई नेगेटिव मूवमेंट आता है स्टॉक में तो मैं कहाँ मेरा एग्जिट पॉइंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर कि टेक्निकल एनालिसिस मेरा बेस है ये पता लगाने के लिए कि स्टॉक में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वहीं पर अगर मेरे को कोई सेकंड वैलिडेशन चाहिए या फिर मेरे को कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए तो मैं कहां से लूंगा, या फिर मेरे को स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि डेरिवेटिव्स की एनालिसिस किस तरफ मूव कर रहा है या डेरिवेटिव डेटा क्या बोल रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपको पहली बात तो इंट्राडे डेटा दिया हुआ है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट्स में ऑप्शन का डेटा मूव कर रहा है। वो हम लोग डिटेल में समझेंगे डेरिवेटिव एनालिसिस में कि इस डेटा को किस तरीके से यूज करना है अभी थोड़े टाइम में। वहीं पर हिंद कॉपर का पूरा ऑप्शन चेन का डेटा दिया हुआ है आपको, और साथ ही में एक आध दो छोटा छोटा एनालिसिस भी दिया हुआ है साथ में। इसको किस तरीके से यूज करना है वो हम डिटेल में समझेंगे। फिर आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि बहुत बारी ये देखा जाता है कि डेटा पॉइंट को पकड़ने में कई बारी दिक्कत हो भी सकती है, लेकिन जब हम किसी को पिक्चर के फॉर्म में दिखा देते हैं या चार्ट के फॉर्म में दिखा देते हैं, वो विजुअल अपील जो रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉल प्राइस ग्रीन में दिया हुआ है, पुट प्राइस रेड में दिया हुआ है। अब यहां पर इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है कॉल साइड वो 110 पर मोस्टली है। आप देखिए ये मोस्टली 110 पर कॉल का मूवमेंट, कॉल के जो ऑप्शन एक्टिविटी है वो काफी हद तक है, 110 पर है, 120 पर है। वहीं पर पुट में थोड़ा बहुत कम एक्टिविटी है। हम ये समझेंगे बाद में कि किस तरीके से कॉल की एक्टिविटी और पुट की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट जो इंडेक्स में फॉलो होगा, वही कॉन्सेप्ट को अगर आप रेप्लिकेट करेंगे स्टॉक्स में तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो वही पर्सपेक्टिव आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला ट्रेड देगा। तो इसी के साथ एक और पॉइंट पर मैं डिस्कस कर लेता हूं स्टॉक रिलेटेड, फिर हम लोग चलेंगे इंडेक्स पर। तो जहां पर कि मैं बात करूं आपके उसमें, तो सेक्टर रैंकिंग जो है वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में कि किस स्टॉक में हम लोग ट्रेड करें वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी स्टॉक इंडेक्स या सेक्टर के बगैर हो नहीं सकता। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑटो सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, अशोक लेलैंड, मारुति,
आपके हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे स्टॉक्स आते हैं। आईटी में कौन से स्टॉक्स आते हैं? टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब आते हैं। मेटल्स में कौन से आते हैं? वेदांता, टाटा स्टील, हिंद कॉपर वगैरह, ये सब आते हैं। बैंक्स तो एक लार्जर स्केल पर आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आपको मिलेंगे कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। वहीं पर पीएसयू में आपको कैन बैंक, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स आपको विजिबल रहेंगे। तो इसीलिए सेक्टर की स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग क्या जानेंगे कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, फिर हम जानेंगे कि सेक्टर की स्ट्रेंथ क्या है, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली उसमें ट्रेड करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना ये है कि अगर मार्केट वीक है तो उस वीक सेक्टर को आप प्रिफर करेंगे और वीक, उसमें से वीक स्टॉक्स ही पिक करेंगे। वहीं पर अगर सेक्टर स्ट्रांग है, अगर मार्केट स्ट्रांग है, सेक्टर स्ट्रांग है, तो हम उसी में जाना प्रेफर करेंगे। तो उसी के लिए हमने वापस वही मैकेनिज्म से आपको सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग भी प्रोवाइड करिए। किस मैकेनिज्म से? जो आपका नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं, 15 मिनट्स, 60 मिनट्स, डेली और वीकली। तो इसमें इंपॉर्टेंस किसकी है? इंपॉर्टेंस फिर भी आपकी इसकी ज्यादा है, डेली टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। अभी इसमें आप कैसे हेल्प लेंगे? उसमें इस तरीके से हेल्प लेंगे कि अगर मेरे को बाय करना है कोई चीज, तो मैं कौन सा सेक्टर में बाय करूं। अब उसके लिए डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे टॉप 3 सेक्टर्स, और अगर आपको वीक सेक्टर चूज करने हैं तो बॉटम 3 सेक्टर्स चूज करेंगे। अब अगर डेली में टॉप 3 में कोई भी स्टॉक आ रहा है और वही सेक्टर आपका आ रहा है इंट्राडे मूवमेंट में, तो आपको ग्रीन से हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ऑटो सेक्टर मेरा डेली में टॉप 2 में आ रहा है। तो अगर वो सेक्टर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 60 मिनट्स में भी आ रहा है तो वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर बॉटम 2 सेक्टर्स में है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर वीक है और वो वीकनेस इंट्राडे में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड है वो आपका इंप्रूव होगा। अगर आप ऑटो में ट्रेड करेंगे नेगेटिव साइड, तो शायद उतना नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट जितना कि आप मेटल में ट्रेड करेंगे। वही उसका उल्टा भी होगा। अगर आपको मार्केट वीक है और वीक सेक्टर चूज करा है, तो अगर आप ऑटो सेक्टर को शॉर्ट करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट आपको कोई ना कोई मेटल सेक्टर में शॉर्ट करने में मिलेगा। तो इसके लिए आप 2 तरीके से ऑटो सेक्टर में जा सकते हैं, यहां पर भी क्लिक करके, और हमने सेक्टर बाइफर्केशन पूरा का पूरा दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेक्टर में ऑटो सेक्टर से लेकर टेलीकॉम सेक्टर आपको पूरा मिलेगा। तो आप कोई भी यूज करके आप जा सकते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको फर्दर वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो एफएनओ के हैं और ऑटो सेक्टर को बिलोंग करते हैं। राइट फ्रॉम आयशर मोटर टू मारुति आपको दिख रहा है यहाँ पर, और मारुति आप देखेंगे तो टॉप पे चल रहा है। मारुति भी टॉप पर क्यों चल रहा है? क्योंकि फिर से वही फैक्टर है कि आपका डेली टाइम फ्रेम में मारुति सेकंड नंबर पर है और इंट्राडे में भी काफी अच्छा मूव आया, और सुबह से आप देखेंगे मारुति ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। अगर मैं मारुति को क्लिक करता हूं यहां पर, तो फिर से मेरे को वही विंडो मिलता है जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे लेके जाता है। तो यहां पर मैं इक्विटी का सेक्शन ओवर करता हूं और हम आगे बात करेंगे डेरिवेटिव एनालिसिस पर। आई होप कि बहुत सारे लोगों जिनको कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज कम है, वो लोग भी इसका फायदा उठाएंगे, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दे सकता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडेक्स पर। तो इंडेक्स में सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हमको जो एनालिसिस करना है या एनालिसिस का बेस है वो डेरिवेटिव एनालिसिस है। अब डेरिवेटिव एनालिसिस में 2 पार्ट्स हैं, वन इज ऑप्शंस एंड अनदर इज फ्यूचर्स। तो हम लोग एक पॉइंट पर किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमको दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अपना ट्रेड सेटअप या मार्केट का सेटअप आइडेंटिफाई करना है। बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, वो यही करते हैं कि वो कंबाइन करके नहीं देखते हैं। वो या तो फ्यूचर प्राइस एक्शन को बहुत बेहतरीन समझ लेते हैं या फिर ऑप्शन प्राइस
ऑप्शन एनालिसिस को बहुत अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन बेस्ट एनालिसिस तभी रहेगा जब आप दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे। और इसी के लिए हमने आपको ऑटो टेंडर में कुछ चेकलिस्ट दिए हैं, आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक ट्रेड भी समझेंगे कि किस तरीके से ट्रेड ले सकते थे या नहीं भी ले सकते थे। मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद क्या ट्रेड बनता था या नहीं बनता था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो उसमें निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर आपको मिलता है। अब ये फ्यूचर का डेटा है। अब फ्यूचर का डेटा किस तरीके से बन रहा है, राइट फ्रॉम 9:30 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक आपको पीरियोडिकली ये बताता रहेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो डेटा आपका बना है वो 3:30 का डेटा बना है। तो इसमें आप देखिए तो निफ्टी में अभी भी करीबन 1,10,900 की क्वांटिटी पॉजिटिव है, यानी कि निफ्टी का डेटा पॉजिटिव बना है। जो भी लास्ट आवर में या जो भी लास्ट फेज में मोमेंटम बिल्डअप हुआ निफ्टी में, वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं फ्यूचर के डेटा में। तो ये फ्यूचर का डेटा इंडिकेट कर रहा है पहली चेकलिस्ट में कि मार्केट ऊपर है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो लास्ट का डेटा बना है वो थोड़ा सा वीक बना है, लेकिन हमको ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे तो राइट फ्रॉम 9:30 टू 3:30 किस तरीके से डेटा बना है उसको भी इंपॉर्टेंस उतना ही देना है जितना कि लास्ट मिनट डेटा को देना है। ये सिंपल एक चेकलिस्ट है आपके लिए, फर्स्ट चेकलिस्ट। दूसरा चेकलिस्ट अगर मैं बात करूं तो दूसरा चेकलिस्ट में आता है मार्केट बैलेंसर। मार्केट बैलेंसर को एक तरीके से आप किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरह देख सकते हैं। आपको मार्केट बैलेंसर मिलता है यहां पर आपको क्या बता रहा है मार्केट बैलेंसर कि मेरे जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं 198 टू 200 स्टॉक्स हैं, उनमें से 152 का डेटा पॉजिटिव बन रहा है। अब 152 का अगर डेटा पॉजिटिव बनेगा और सिर्फ 23 का डेटा नेगेटिव बनेगा तो मार्केट में मंदी की पोजीशंस तो है ही नहीं। क्योंकि क्या होगा कि स्टॉक्स ही मार्केट को मूव कराते हैं। एक ब्रॉडर सेंस में अगर स्टॉक्स मूव नहीं करेंगे तो मार्केट मूव नहीं कर सकता है। तो ये आपके लिए सेकंड चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थर्ड चेकलिस्ट की बात करता हूं, इसमें हम लोग चेकलिस्ट की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि चेकलिस्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, एक डायनामिक फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको हर एक चीज को कंबाइन करके देखना पड़ेगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर इंडेक्स सेंटिमेंट भी देखेंगे। इंडेक्स सेंटिमेंट क्यों देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी स्टॉक आइसोलेशन में मूव नहीं करता है, वो सेक्टर को बिलोंग करता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आईटी स्ट्रॉन्ग है एज अ सेक्टर, तो आईटी में क्या स्ट्रॉन्ग है, आईटी में स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मेरे को आईटी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो आप देखेंगे आज के दिन अगर मैं बात करूंगा तो ऑटो भी ऊपर है, एनर्जी भी ऊपर है, एफएमसीजी भी ऊपर है, मेटल भी ऊपर है। तो यानी कि पॉजिटिविटी है आज। तो ये कुछ इनिशियल इंडिकेटर्स थे। अभी हम लोग मूव करेंगे हमारे एडवांस लेवल इंडिकेटर्स पे। एडवांस लेवल इंडिकेटर्स में आप देखेंगे कि ऑप्शन एनालिसिस का एक सेगमेंट है और फ्यूचर एनालिसिस का दूसरा सेगमेंट है। हम ऑप्शन एनालिसिस पर पहले बात करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो ऑप्शन एनालिसिस पर फोकस करेंगे वो ओपन इंटरेस्ट सिनेरियो पे करेंगे। और ओपन इंटरेस्ट डेवलप कैसे होता है, वो सेलर साइड का ओपन इंटरेस्ट हम लोग लेंगे, हम लोग बायर साइड का ओपन इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ओपन इंटरेस्ट एक तरीके से आपका जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है मार्केट में, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट बना हुआ है, तो उसको ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली बोला जाता है। आप एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए या एग्जैक्टली समझने के लिए आप गूगल पर कर सकते हैं। अभी के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि ये जो पूरा ऑप्शन एनालिसिस है वो आपका ओपन इंटरेस्ट पर बेस्ड है, और वो भी सेलर साइड का ओपन इंटरेस्ट। यानी कि कॉल ऑप्शंस की अगर मैं बात करूंगा तो ये जितना भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर जितना भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो सेलर साइड है। ठीक है, तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो वो कॉल राइटर्स की बात करेंगे या पुट राइटर्स की बात करेंगे।
हम लोग ये कभी बात नहीं करेंगे कि कॉल बायर्स या पुट बायर्स। तो ये आपने कहीं भी प्रिंट मीडिया में भी नहीं सुना होगा, ना आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी सुना होगा कि ऑप्शन बायर्स आर एक्टिव और ऑप्शन सेलर्स आर एक्टिव, यही सुना होगा। तो इसीलिए आपको मैं ब्रीफली ये बता देता हूं कि ये चार चीजें जो आपको दिख रही हैं वो क्या है। और मैंने पर्पसफुली एक चीज आपके सामने हाइड करी है, उसके बारे में हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे जब आप पेड वर्जन पर आएंगे। वो उसमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनती है, किस तरीके से उसको यूज करना है वेंसडे थर्सडे को, वो सारी जानकारी मैं आपको जब आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि ये ग्रीन और रेड क्या है। अब ये ग्रीन में जो चीजें आ रही हैं, ये ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी कि राइटर्स जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं। आज के दिन चेंज इन ओआई आपको इंट्राडे में रिफ्लेक्ट होता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं रेड में, तो रेड में अपनी पोजीशंस जो बनाई हुई थी पहले, उसको उन्होंने रिड्यूस करा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पोजीशंस पहले से बनी हुई थी वो उसमें चेंजेस हो रहे हैं नेगेटिव साइड। तो इसीलिए राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। ये इंट्राडे का डेटा है जो आपको चेंज इन ओआई में दिखेगा। यानी कि आज अगर मंडे है तो मंडे को क्या डेटा बना, अब कल ट्यूसडे रहेगा तो ट्यूसडे को अलग डेटा बनेगा और अलग से रिफ्लेक्शन आएगा। तो क्विकली मैं दोबारा से आ जाता हूँ। स्ट्राइक प्राइस को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको सबको पता है कि स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आज 18,000 मार्केट है, तो आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस 19,000 की स्ट्राइक प्राइस में भी काम कर सकते हो, कॉल पुट दोनों में, और वहीं पर 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पर भी आप कॉल पुट में काम कर सकते हो। तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लास्ट प्राइस दोनों तरफ आपको दिख रहा है, वो इंडिकेटिव करंट मार्केट प्राइस है जो ऑप्शन प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं। जैसे कि 18,000 पर आज के दिन 110 रुपए कॉल साइड में पे कर रहे हैं, वहीं पर अगर पुट साइड की मैं बात करूं तो 100 रुपए प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं। क्यों? ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है दोनों तरफ, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जब से सीरीज स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि फ्राइडे को ही सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे से ही हमारे पास आया है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सीरीज फ्राइडे से स्टार्ट नहीं होती है कोई भी, वो 2-3 हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आज के दिन अगर मैं बात करूं, अभी 3 नवंबर की एक्सपायरी है, तो आप 10 नवंबर की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, 17 नवंबर की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, और उससे आगे वाली 24 नवंबर की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मंथली है। तो ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट उसी का बना हुआ है। ये बात ठीक है कि एक्टिविटी करंट सीरीज में ही होती है, इसीलिए हम लोग करंट सीरीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कि 95 to 98% पोजीशंस वहां पर हो जाती हैं। तो ये क्यों जरूरी है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट? क्योंकि इसमें हम लोग ये पता लगाएंगे कि रेजिस्टेंस जोन किधर है और सपोर्ट जोन किधर है। अब यहां पर जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड आपको दिख रहा है 18,000 के लेवल पर, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और जब भी मैं डेटा एनालिसिस की बात करूंगा तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड में होगा वो रेजिस्टेंस जोन होगा, और जो पुट साइड में होगा वो आपका सपोर्ट जोन होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम लोग नॉर्मली रेजिस्टेंस जोन पर तभी काम करते हैं जब रेजिस्टेंस जोन टूटने वाला होता है, या फिर इंडिकेशन ऐसा दे रहा होता है कि मैं ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाऊंगा या फिर सपोर्ट तोड़ के नीचे आऊंगा, तभी हम लोग को काम करना है, नहीं तो उसके पहले काम नहीं करना है। और आज इसकी इंपॉर्टेंस आज के दिन के ट्रेड में बहुत ज्यादा थी, और मैं आपको पीरियोडिकली बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लास्ट के जो 1 घंटे का मूवमेंट है उससे पहले मार्केट ने कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं। और आपने भी देखा होगा, आपने भी ये महसूस किया होगा कि मार्केट थ्रू आउट द डे एक गैप अप खुलने के बाद साइडवेज मूवमेंट रहा, और लास्ट में क्योंकि एक तरीके से मोमेंटम शिफ्ट हुआ और मार्केट ने 18,000 के ऊपर एक अटेम्प्ट किया, और उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फिगर आउट हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हुआ, और ये जो चेंज इन ओआई है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके बेस पर हम लोग ये पता लगाएंगे कि आज के दिन मंदी रहती या तेजी रहती। तो हम लोग को मेजॉरिटी गेम यहां पर भी खेलना है। अगर कॉल राइटर्स
ज्यादा है पुट राइटर से तो मार्केट में मंदी रहेगी, और अगर पुट राइटर्स ज्यादा है कॉल राइटर से तो मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी। जैसे कि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो आपको क्यूमुलेटिव जो टोटल सम टोटल है सारी स्ट्राइक प्राइसेस का, यानी कि इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो 18,400 पर की कॉलों में करीबन जो रिड्यूस पोजीशंस हुई वो 8,34,200 की हुई। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं 18,200 की, तो यहां पर कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, वो हुआ है 6,12,650। तो इनका क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो बनता है वो बनता है माइनस में। आज ध्यान रखिएगा माइनस में, यानी कि कॉल राइटर्स की पोजीशन बहुत हद तक रिड्यूस हुई है। अब कॉल राइटर्स की अगर पोजीशन रिड्यूस होगी तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में तेजी का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, गारंटी कुछ भी नहीं है लेकिन तेजी बन सकती है। तो यहां देखिए आप करीबन करीबन 26,52,000 शेयर्स ट्रेड हुए, ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ, सॉरी शेयर्स ट्रेड नहीं हुए, ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ। वहीं पर अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस को अगर ऐड करेंगे तो करीबन करीबन आप देखिए 2,50,00,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी कि पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं। अब अगर पुट राइटर्स एक्टिव होंगे, पुट राइटर्स क्या करते हैं, पुट राइटर्स तेजी देखते हैं, कॉल राइटर्स क्या करते हैं, कॉल राइटर्स मंदी देखते हैं। कॉल राइटर्स ने तो अपनी पोजीशंस रिमूव करी हैं, यानी कि वो अपनी जो पोजीशंस बनाई थी उनको स्क्वायर ऑफ कर आगे की तरफ भागे हैं। वहीं पर पुट ऑप्शंस में जितना प्रीमियम मिल रहा था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करने की कोशिश की गई है। तो आप देख पाएंगे यहां पर 3:30 बजे का डेटा आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता मिलेगा। ये आप देखिए, ये हमने क्यों दिया हुआ है, यहां पर हर 15 मिनट्स में हम आपको कॉल का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉल राइटिंग का डेटा है, और पुट राइटिंग का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, एक तो पहली चीज तो ये है कि अगर ये डेटा तो आपको एनएससी पर भी मिल जाएगा, जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, बट आपको एनालिसिस नहीं मिल पाएगा। तो एनालिसिस के लिए आपको बैक रेफरेंस की आवश्यकता है, यानी कि जो पास्ट में हुआ है उसको समझना जरूरी है। अगर आप 10 बजे भी ऑटो ट्रेंडर को खोल के देख रहे हैं, वैसे तो हमने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि यूज दिस डेटा ओनली आफ्टर 10:30, ये एक एडवाइजरी के तौर पे दे रखा है ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। बेटर क्यों मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं जो 9 बजे से लेकर जो 9:15 से लेकर और 10:30 तक वो सेटल हो जाते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से भी समझिए कि एक टेस्ट मैच में कितना ही बढ़िया प्लेयर हो, वो पहला 1 घंटा हर एक दिन का निकालने की कोशिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि पिच में से नमी निकल जाए, जो बॉल स्विंग हो रहा है उसमें समझ में आ जाए। तो यही हमको भी करना है बेटर रिजल्ट्स के लिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आमतौर पर रिटेलर्स नहीं करते हैं, वो हमने करेक्ट करने की कोशिश इस टूल के माध्यम से करी है, और आपको पीरियोडिकली बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहला हमने ये हर 15 मिनट, या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए हर 5 मिनट में ये डेटा आपको चेंज करके दिया है। अभी आप देखेंगे तो अगर मैं 15 मिनट की बात करता हूं तो 9:30 बजे से लेकर मेरे को कॉल में क्या चेंज हुआ है, पुट में क्या चेंज हुआ है, ये मिल रहा है। यानी कि 9:30 बजे कॉल राइटिंग कितना था और पुट राइटिंग कितना था, वो सारा का सारा मेरे पास डेटा है। अगर मैं 10 बजे भी जा रहा हूं या 10:30 बजे भी इसको देख रहा हूं तो मेरे पास पीछे का रेफरेंस है। अब पीछे का रेफरेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ देखना है। स्ट्रेंथ 3 तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तो यह है कि मार्केट ओपन हुआ और जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ और मार्केट पॉजिटिव साइड ही बढ़ रहा है, तो एक तो ये जानकारी मिलेगी। दूसरी जानकारी क्या रिवर्स तो नहीं हो रहा है। अगर रिवर्स होगा तो किस तरीके से डेटा चेंज होगा वो भी मेरे को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पूरा का पूरा दिख जाएगा, हर 15 मिनट में या 5 मिनट में अगर आप चाहेंगे तो। और तीसरा कि मार्केट कंसोलिडेट तो नहीं कर रहा है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए वो भी मेरे को पता होगा। अगर मार्केट ट्रेंड पकड़ रहा है तो क्या करना चाहिए वो भी मेरे को पता है। और अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है तो मेरे को क्या करना है वो भी मेरे को पता है। तो जैसे अगर मार्केट ट्रेंड पकड़ रहा है तो हम उसी डायरेक्शन में ऑप्शंस को बाय करेंगे या फिर
कॉन्ट्रा लेने के लिए ऑप्शंस को सेल करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि मार्केट पॉजिटिव है तो आप क्या कर सकते हो, या तो कॉल बाय कर सकते हो या पुट शॉर्ट कर सकते हो। तो ये आपको, अगर मार्केट साइडवेज है तो स्ट्रैटेजीज अलग बनती हैं, उसके बारे में हम लोग पेड सब्सक्रिप्शन में काफी हद तक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप साइडवेज मार्केट में स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज साइडवेज मार्केट में, जैसे कि आज के दिन मार्केट साइडवेज रहा है तो उसमें आपका क्रेडिट स्प्रेड्स बन सकते हैं, डायगोनल स्प्रेड्स बन सकते हैं, उसमें आपके स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बन सकते हैं। स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बहुत इफेक्टिव टूल है फ्राइडे की जो कंसोलिडेशन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को प्रीमियम्स बहुत होते हैं, मंडे को उतने ज्यादा प्रीमियम्स नहीं होते क्योंकि बनानी पड़ती है पोजीशंस। तो इसके लिए आप देखेंगे तो हमने दो कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोड्यूस करे हुए हैं। एक तो पीसीआर वैल्यू। अब पीसीआर वैल्यू क्या है? पीसीआर वैल्यू इज पुट डिवाइडेड बाय कॉल। पुट डिवाइडेड बाय कॉल का मतलब ये है कि अगर मैं पुट राइटिंग को कॉल राइटिंग से डिवाइड करता हूं तो एक फिगर मेरे को मिलता है। आपके लिए यहां पर जानना ये जरूरी है कि अगर 1 से ऊपर है तो मार्केट पॉजिटिव है। 1 से ऊपर इसीलिए है क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा है पुट राइटिंग से। अगर पुट राइटिंग ज्यादा है कॉल राइटिंग से, अगर पुट राइटिंग ज्यादा होगी तो मार्केट में तेजी का एक एक्सपेक्टेशन बनती है। तो इसीलिए 1 से ऊपर आप हमेशा मान के चलिए कि पॉजिटिव साइड करेगा, और 1 से नीचे नेगेटिव साइड यानी कि मार्केट वीक होने की संभावना है। और अभी अगर 1 से ऊपर 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.5 से 3 अगर इस तरीके से ट्रेजेक्टरी में जा रहा है तो मार्केट में स्ट्रेंथ बन रहा है। एक ओपनिंग के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ बन रहा है। वहीं पर अगर नेगेटिव साइड में स्ट्रेंथ पकड़ रहा है यानी कि 0.9 से 0.8 जा रहा है, 0.8 से 0.7, 0.7 से 0.5, 0.5 से 0.2, तो ये मार्केट में वीकनेस को स्ट्रेंथ दे रहा है, यानी कि और नीचे जाने की संभावना बन रही है। वहीं पर अगर कहीं भी नहीं जा रहा है ओपनिंग के बाद तो मार्केट में एक साइडवेज ट्रेजेक्टरी में मार्केट रहेगा, या फिर कई बार रेजिस्टेंस पर फोकस रहता है, जैसे कि आज के दिन। तो अगर आप देखोगे तो 10:30 बजे आज के दिन मार्केट कहां था? मार्केट 18,200 पर था और मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई थी। तो मार्केट में पॉजिटिविटी अगर बनी हुई थी तो 9:30 बजे से देखिए आप 3.3 का मेरा पीसीआर था और 10:30 बजे 4.21 का हो गया, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो है लेकिन अभी रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस के पास कैसे है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जहां भी होगा वहां पर रेजिस्टेंस जोन होगा, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस पर है। इसीलिए आपको इसको शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को, लेकिन ये लॉन्ग करने वाला मार्केट भी नहीं था। तो कंक्लूजन क्या हुआ? एक तरफ आप शॉर्ट नहीं कर सकते और दूसरी तरफ आप बाय नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन क्या रहा पूरे दिन? आज का पूरा दिन कंसोलिडेशन का फेज था, और कंसोलिडेशन का फेज जब भी होता है एक इवेंट से पहले, आप ये ध्यान रखिएगा, एक इवेंट से पहले। इवेंट कौन से इवेंट है? फेड की मीटिंग और आरबीआई की मीटिंग, ये दो इवेंट हैं अपने पास। तो जब भी कंसोलिडेशन होता है कोई भी बड़े इवेंट की तरफ और लास्ट में जो मूवमेंट आता है, नॉर्मली देखा जाता है कि एक्सपायरी उसी तरफ होती है। तो ये सारे क्यूज आपको यहां से मिलते हैं। तो अभी अगर आप ये समझ लीजिए, ये बाय का सिग्नल ऑप्शंस में इसलिए आ रहा है क्योंकि पीसीआर की वैल्यू 1 से ऊपर ही है। 1 से क्यों ऊपर है? क्योंकि पुट राइटिंग हमेशा ही आज के दिन ज्यादा रही है कॉल राइटिंग से। तो आप देख पा रहे हैं 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक भी ऊपर रही है, 12 बजे तक भी ऊपर रही है, और साथ ही साथ हमने जो पीसीआर के साथ डिफरेंस का डेटा भी दिया हुआ है। डिफरेंस के डेटा में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये डिफरेंस का डेटा भी बढ़ता हुआ है। जैसे कि सुबह पहले ये डिफरेंस का डेटा सिर्फ 40 लाख था, वहीं पर अगर आप 10:45 पर देखोगे तो 1,62,00,000 हो गया। फिर अगर आप देखोगे इसको 2:15 या 2 बजे तो 2,11,00,000 का हो गया। फिर जाते जाते 3:30 बजे या 3:15 बजे के आसपास ये 2.5 लाख के 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो ये एक इफेक्टिवनेस है टूल की कि किस तरीके से आपको प्रोग्रेशन बताती है। अगर प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ऑप्शन एनालिसिस में सॉल्व हो गई। इसी के लिए हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है आपको निफ्टी का ट्रेंड पता लगाने के लिए और बैंक निफ्टी का। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं आज सुबह से निफ्टी एक पॉजिटिव और कंसोलिडेशन मोड में थी, वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो स्लाइटली नेगेटिव टोन से वापस पॉजिटिव टोन में आई है करीबन 12:45 के आसपास। तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव
है जानना कि किस तरीके से डायरेक्शन पकड़ना है। वहीं पर ये तो बात हुई ऑप्शन एनालिसिस की। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ऑप्शन एनालिसिस इनकम्प्लीट है जब तक कि हम फ्यूचर एनालिसिस में नहीं समझेंगे। तो फ्यूचर एनालिसिस के लिए जो हमने टूल्स अपनाए हैं उसको कहा जाता है वीवैप थ्योरी। अब वीवैप थ्योरी क्या है कि वीवैप भी एक एवरेज प्राइस है। अब एवरेज एक सिंपल एवरेज होता है, एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में क्या होता है कि एवरेज प्राइस में जब वॉल्यूम का तड़का लगा देते हैं तो एक स्टेबल एवरेज निकल के आता है, और स्टेबल एवरेज को मूव कराना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको हम लोग एक तरीके से स्टॉप लॉस के तौर पर भी यूज करेंगे, और उसको ये जज करने के लिए भी यूज करेंगे कि मेरा मार्केट डायरेक्शन क्या है। अगर मेरा जो प्राइस है, अब ये फ्यूचर प्राइस ही रहेगा और वीवैप भी फ्यूचर का ही रहेगा। ये क्यों रहेगा वीवैप फ्यूचर का और फ्यूचर प्राइस? क्योंकि स्पॉट तो कभी ट्रेड ही नहीं होता। तो अगर जो चीज ट्रेड नहीं होगी वो उसका वीवैप बनेगा नहीं, वॉल्यूम जनरेट होगा नहीं। तो इसीलिए वीवैप आपका फ्यूचर का होगा। अगर वीवैप फ्यूचर का है तो प्राइस जो इंडिकेटिव है वो भी फ्यूचर की ही रहेगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर वीवैप से ऊपर है, अगर कोई भी प्राइस एक्शन मेरा अबव एवरेज है तो मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग है, अगर बिलो एवरेज है तो मेरे लिए वीक है। जैसे कि हम लोग आमतौर पे अपने नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं कि आप तो बिलो एवरेज हो या आप तो अबव एवरेज हो। तो इसको क्या डिनोट किया जाता है? अबव एवरेज का मतलब आप स्ट्रॉन्ग हो, बिलो एवरेज का मतलब आप वीक हो। तो इसी तरीके से फ्यूचर प्राइस एक्शन को भी डिनोट करते हैं। अब आप देखेंगे जैसे कि 10:15 आते आते एक टाइम के लिए हमारा वीवैप को टच किया था, तो वीवैप सिग्नल क्या बना? सेल का बना। 5 मिनट में और देख लेते हैं, समझ में आएगा आपको। आप देखिए 5 मिनट में भी कहीं भी बाय और सेल का सिग्नल क्लैश नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि अब दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है। आज देख पाएंगे जैसे कि दोनों सिग्नल्स बाय बाय हैं, तो यानी कि मेरे को सबसे पहला काम क्या करना है, ये डेटा ने क्या बताया मेरे को सबसे पहले कि भैया आज के दिन कम से कम बेरिश पोजीशंस मेरे को नहीं बनानी है, पुटे तो बाय करनी ही नहीं है। पुटे बाय करूंगा हो सकता है कि मैं लेने जाऊं 5 रुपए और मेरे लग जाए 50 रुपए। तो मेरे को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, मेरे को पॉजिटिव साइड ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी आपको डेटा बताएगा। अब जैसे कि आज के दिन थ्रू आउट द डे अगर आप देखोगे तो दोनों बाय दिखा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं भी क्या हो रहा है, कहीं भी डेटा में रेजिस्टेंस तोड़ता नहीं दिख रहा है। तो इंटैक्ट बना रहा ये 18,000 का डेटा। लेकिन लास्ट में इसने अटेम्प्ट किया 2:30 के बाद, जो आप देखो पीसीआर की वैल्यू 18.48 हो गई और 8.43। तो ये कल के लिए मोमेंटम क्रिएट किया है। तो यानी कि अगर आज आप बीटीएसटी ट्रेड लेकर जाते हैं हेज पोजीशंस में, नेकेड तो आजकल अवॉइड करना ही ठीक रहता है, लेकिन अगर आप नेकेड से आगे बढ़ के अगर आप हेज पोजीशन लेके जाते तो आपको काफी कल प्राइस एक्शन मिलता, और मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि कल आप प्रॉफिट भी बुक कर लेते। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी पर चलूं, जो कि मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया, वहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज के दिन ट्रेड बनता नहीं था। क्यों नहीं बनता था? पहली चीज तो ये है कि 9:45 के बाद या 10:30 में आप देखेंगे तो सेल सेल का दिखा रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि अनुज भार्गव आपने तो बोला था कि सेल सेल अगर होगा तो मार्केट वीक हो सकता है, बट आपको क्या देखना है कि पीसीआर वैल्यू कहां मूव किया। मैंने आपको ये भी बताया कि पीसीआर वैल्यू अगर स्ट्रेंथ पकड़ रही है नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, तो ही आपको कोई डेफिनेटिव ट्रेड मिलेगा। नहीं तो अगर साइडवेज या कंसोलिडेशन है तो मेरी जो पीसीआर वैल्यू है वो कहीं मूव नहीं करेगी। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, 10:30 आप देखिए पीसीआर वैल्यू 0.71, 9:30 देखिए 0.70, कहीं मूव करा? नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन ढूंढ रहा है। तो ये आपको देखिए, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ही मूव करता रहेगा। अगर ये स्ट्रेंथ पकड़ता तो क्या होता, ये 0.7 से 0.5 कब का आ गया होता, यानी कि 10:30 ये 0.5 हो गया होता। तो आप देखेंगे 10:30 कोई भी ट्रेड आपको नहीं बनता है। फिर उसके बाद जब
ये 11:30 के बाद मूव करना स्टार्ट किया ऊपर, तो मेरा प्राइस एक्शन क्या हो गया, आप देखिए 0.71 से 0.74 ये रिवर्सल के साइन हो रहे हैं। आप देखिए 0.82, 0.84, 0.97, 1 आ गया, फिर 1.3 आ गया, फिर 1.25 आ गया, ये सारा का सारा रिवर्सल हो रहा है। तो आपको कितनी अच्छी तरीके से ऑटो ट्रेडर ने ये बताया कि भैया डेटा तो रिवर्स हो रहा है, आपको मेरे साथ डेटा के साथ चलना है या अपनी लॉजिक लगाना है वो आप देख लो। डेटा रिवर्स हो रहा है, तो मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी मिली, किसके बाद मिली, करीबन 1:15 पर अपॉर्चुनिटी मिली। अब यहां पर भी क्या मैं ट्रेड लूंगा, तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 41,500 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब 41,500 का रेजिस्टेंस आप भी ये जानते हैं, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो लोग ये भली भांति जानते हैं कि 30 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है, 30 पॉइंट यूं ट्रेड हो जाते हैं। तो इसीलिए रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा हुआ है, मार्केट में कुछ नहीं करना है। तो आज पूरा दिन मार्केट ने, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, वो कंसोलिडेट किया। तो इसी कंसोलिडेशन में आपको या तो कोई स्ट्रेटेजी इस तरीके की बनानी थी जो कि आपको टाइम डिके का बेनिफिट दे, या फिर आपको नो ट्रेड करना था। कई बारी ट्रेड नहीं भी करना अपने आप में एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, ताकि आपकी कैपिटल बची रहे। रिस्क मैनेजमेंट का ये बहुत बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि 10:30 बजे या 9:30 बजे आपने मार्केट में आए हैं तो ट्रेड करना ही है। क्या नहीं करना वो भी अपने आप में एक स्किल है जो कि आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सके। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे कि नहीं जी, हम तो एक्यूरेट हर एक मार्केट सिनेरियो में ट्रेड बना के देते हैं, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं बताएगा कि जो ऑटो ट्रेडर बता रहा है कि व्हेन नॉट टू ट्रेड। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है इसका, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको अपना टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा। कोई मैजिक नहीं है, आपके सिर्फ ब्रेन का एनालिसिस है, और डेटा हमने किस तरीके से प्रेजेंट किया है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप जितना करेंगे उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो इसी के साथ ये सेक्शन भी मैं एंड करता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि ये सेक्शन में भी आपको कुछ एक चीजें फ्रूटफुल मिली होंगी। जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले और स्क्रीनर्स में आने से पहले मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूं। हमने निफ्टी ओआई चार्ट भी दिया हुआ है, तो आप ये देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको 18,000 पर कॉल राइटर्स ज्यादा हैं या पुट राइटर्स ज्यादा हैं, ये पता लग गया। फिर 18,200 पर है, फिर पुट राइटर्स कहां ज्यादा है, 17,800 पर, फिर 17,700 पर। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। उसके साथ ही हम क्या देखेंगे, उसके साथ हमने यहां पर चेंज इन ओआई भी दिया हुआ है, ये इंट्राडे के लिए। और आप एक चीज और देखो, तो यहां पर हम पीरियोडिकली आपको सिग्नल्स भी बताते रहेंगे, किस तरीके के सिग्नल्स आपको देखने हैं। जैसे कि ये क्यूमुलेटिव ओआई कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पर भी वीकली परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगी। अगर किसी को वीकली ट्रेड बैठाना है, इंट्राडे ट्रेड के अलावा वीकली ट्रेड बैठाना है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करता रहेगा। तो अभी हम लोग स्क्रीनर्स की तरफ चलते हैं। स्क्रीनर्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे या होम पेज पर आप देखेंगे, तो आपको 5 मिनट्स 15 मिनट्स का एक बहुत ही उम्दा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक एनालिसिस मिलेगा, जहां पर कि आपको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करना है। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपको इंट्राडे में ही उसको सेटल कर देना है, आपको कैरी नहीं करके जाना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस में जा सके। तो आपको क्या देखना है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा आपने चूज किया, तो आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको ये देखना है कि 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में किस तरीके से डेटा आपका बन रहा है। यहां पर आप देखोगे तो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में जो डेटा है वो कंप्लीटली अप ट्रेंड में है, और इसका डेली सेंटिमेंट भी 100% है। अब डेली सेंटिमेंट अगर 100% है तो स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए 5 से 15 मिनट में आपको
क्लियर कट हो जाएगा कि ये तो भैया 5 से 15 मिनट में आपको मूवमेंट देकर, और क्विक एंट्री शायद हो सकता है कि 1% या आधे % का आपको ट्रेड इसमें मिल जाए। इंट्राडे ट्रेडर्स को उतना ही चाहिए होता है, 1% इज सफिशिएंट। अब 80% ऑल टाइम में जैसे एमएनएम आ रहा है, अब 80% ऑल टाइम में अगर एमएनएम आएगा, आप मैरिको को देखिए, तो अगर मैरिको को अगर मैं देखता हूं तो 80% ऑल टाइम का मतलब ये होता है कि ये जो अप परसेंटेज है, ये आप अप परसेंटेज देख रहे हैं, ये जो अप परसेंटेज है वो कभी भी, अभी तो 94 दिख रहा है, लेकिन वो कभी भी 80% के नीचे नहीं गया है। अब 80% के नीचे नहीं गया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डेली तो स्ट्रांग है। तो डेली अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, मेरे को स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, ये तो मेरे को पता है कि मेरे को बाय ऑन डिप्स ही करना है। उसके साथ साथ 30 और 60 मिनट्स भी मेरा अप ट्रेंड में रहेगा, मोस्टली अप ट्रेंड में रहेगा, और 5 मिनट्स और 15 मिनट्स तो रह ही सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को पोजिशनली भी इसको देखने में कोई बुराई नहीं है। अब पोजिशनली देखेंगे कैसे, अब आप यहां पर आता है डेरिवेटिव ऑप्शन का एनालिसिस। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आप देखिए, इसमें यहां पर आपको कॉल ऑप्शन का रेजिस्टेंस जोन दे रखा है और सपोर्ट जोन दे रखा है। अब आपको पोजिशनल ट्रेड कब लेना है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन रेजिस्टेंस पर कहां अटका हुआ है, 530 रुपए पर। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इसका, अगर मैं करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो 525 रुपए चल रहा है। तो 525 रुपए बहुत नजदीक है 530 रुपए पर के। तो इसमें हमको वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी है। जैसे ही ये 530 तोड़ेगा मेरे को, वैसे ही हो सकता है मोमेंटम इसको आगे तक लेके जाए और पोजिशनल में आपको काफी फायदा मिल सके। अब हम लोग आते हैं हमारे तीसरे जो स्क्रीनर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ वो स्टॉक्स आते हैं जिसमें कि मार्केट या अपने पीयर ग्रुप से ज्यादा इफेक्टिव तौर पर चल रहा है। जैसे कि अगर आप मैं शॉर्ट साइड बात करूं तो इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक रिलेटिवली बहुत नेगेटिवली परफॉर्म किया है, इवन दो आज के दिन आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर थे या पॉजिटिव डेटा को डिनोट कर रहे थे। वहीं पर एक ऐसा स्टॉक जो आउट एंड आउट वीक दिखा रहा था, उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो ये रिलेटिवली वीक है अपने पेयर ग्रुप से। अब इसका एडवांटेज आप कहां ले सकते हो, इसका एडवांटेज आप पेयर ट्रेडिंग में ले सकते हो। उसके बारे में भी हम लोग पेड चैनल में डिस्कस करेंगे जब पेड ट्रेनिंग्स होंगी। तो ये कुछ स्क्रीनर्स बहुत फायदेमंद हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिर चौथा जो मैंने आपको जैसे बताया कि 5-6 स्क्रीनर्स 8 स्क्रीनर्स हैं हमारे पास। अब ये निफ्टी 50 रैंकिंग, अब निफ्टी 50 में क्या रहेगा, ये मेरे को तो बाहर जाना ही नहीं है निफ्टी 50 के। तो भाई निफ्टी 50 के बाहर नहीं जाना है तो आपको क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें आप देखिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट 5 मिलेंगे स्टॉक्स और बॉटम 5 स्टॉक्स। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर से आपको वही चीज अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी में मैं ले सकता हूं निफ्टी विद इन निफ्टी। निफ्टी विद इन निफ्टी ट्रेड करने के लिए एक और स्क्रीनर है, वो है स्टॉक पोजिशनल। स्टॉक पोजिशनल में 1 से लेकर 50 तक आप देखिए, जो ये स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं निफ्टी का पार्ट है। जिस तरीके से अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, तो इसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, बाय अबव सेल बिलो दे रखा है। अब जिसमें भी बाय अबव आ गया, जैसे कि आप देखेंगे बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व की करंट मार्केट प्राइस क्या है 1697, वहीं पर हमने दे रखा है बाय अबव 1649 सपोज, ठीक है। अब इसका जो अप परसेंटेज है वो आप देखिए क्या है, अप परसेंटेज 84% है। तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ एक स्क्रीनर्स हैं जो आपकी काफी हद तक हेल्प करेंगे। वहीं पर एफएनओ रैंकिंग में क्या है, सारे एफएनओ स्टॉक्स, जितने एफएनओ स्टॉक्स हैं उनका टॉप 5, बॉटम 5 और एफएनओ स्ट्रेंथ रैंकिंग। फिर जो स्क्रीनर है जो कि मार्केट बैलेंसर के साथ मैच करता है,
वो जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट बैलेंसर में 152 स्टॉक्स आपके पॉजिटिव है, तो वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा मिसलिनियस में। बाय सेंटिमेंट ग्रेटर देन 60, बाय सेंटिमेंट ग्रेटर देन 60 का मतलब क्या होता है कि वो सारे स्टॉक्स जिनका अप परसेंटेज, ये जो आप अप परसेंटेज देख रहे हैं ना, ये जो अप परसेंटेज देख रहे हैं वो 60% से ऊपर ही रहा है, यानी कि डेटा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो वो कितने स्टॉक्स हैं वो आप देखिए, लाइन लंबी है आज के दिन, आज के दिन रुकेगी ही नहीं लाइन, ये 152 स्टॉक्स। तो ये अच्छा टूल है जिसको कि फिल्टर डेटा मिल गया, आपने दिमाग में बैठा लिया कि मेरे को सिर्फ बाय के ट्रेड्स देखने हैं, पाइवेट पॉइंट की थ्योरी दे रखी है यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको पाइवेट पॉइंट की थ्योरी पूरी की पूरी डिस्प्लेड है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। वहीं पर अब इसका बाय का बताया तो सेल का भी बता देते हैं। तो सेल में अगर आप देखेंगे तो सेल सेंटिमेंट ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पर वो जो 23 स्टॉक्स थे वो आपको एंटायरली विजिबल है। तो ये 152 और 23 का जो एनालिसिस है वो आपको पूरा का पूरा मिसलिनियस में मिल जाएगा। तो इसमें और भी चीजें हैं जो कि बहुत बेहतरीन, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस या मोमेंटम में करते हैं, ये नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपकी वॉच लिस्ट तैयार करने में काफी हेल्प करेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइसेस में रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अब रेजिस्टेंस नॉर्मल क्या सेंस रहता है कि रेजिस्टेंस तोड़ेगा स्टॉक, सपोर्ट पकड़ेगा, भागेगा, बहुत शानदार। अगर पोजीशंस कट रही हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में आप देखो पोजीशंस कट रही हैं, तो एचडीएफसी बैंक नेक्स्ट मूवर हो सकता है। वहीं पर जो बिलो सपोर्ट एंड अबव रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ चुके हैं। इसमें भी आपको कॉल अनवाइंडिंग देखनी है कि किस तरफ, जैसे कोटक बैंक है, कोटक बैंक में मामूली सी अनवाइंडिंग है लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें हमने फिल्टर भी दिए हुए हैं आपको 0.5 से लेकर 1%। अब 1% करते ही आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब नौकरी.com है, नौकरी.com आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि करीबन 27,045% जो ओआई क्रिएट हुआ था 3900 की स्ट्राइक प्राइस में, वो अनवाइंड हुआ है। अब इसका अपन टेक्निकल चेक भी देख लेते हैं, क्लिक करें जैसे ही वहां पर आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी, टेक्निकल एस्पेक्ट में भी बहुत बेहतरीन है। डेली सेंटिमेंट 66% है, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट 91% है, सेंटिमेंट एवरेज 83% है। वहां पर आप देखोगे तो अगर आप इंडेक्स का वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कॉल पुट का, तो आपको ये ऑप्शन सिग्नल बाय का मिलेगा, फ्यूचर सिग्नल बाय है ही, टेक्निकल एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस में अनवाइंडिंग है, यहाँ पर 3900 पर, फिर 4000 पर आपको सारा का सारा मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें मैं हम लोग आपको बताना चाह रहे थे आज के वेबिनार के माध्यम से, ताकि हम जो एनालिसिस करते हैं या जो हम जो एक्यूरेसी ले आते हैं, एक एनालिस्ट जो एक्यूरेसी लेकर आता है वो लेमैन भी लेकर आए, और एक सेल्फ ट्रेडर के तौर पर आप अपने आप को देखें। एक बहुत ही साधारण सी चीज मैं बता रहा हूं, एक ह्यूमन इमोशन होता है। अगर आपको मैं ट्रेड बताऊं और वो चल जाए और आपने वो ट्रेड किया होगा, एक एक्साइटमेंट लेवल होता है कि यार देखो अनुज भार्गव ने ट्रेड बताया या नितिन मुनारका ने ट्रेड बताया तो चल गया। लेकिन अगर आप खुद से कॉल जनरेट करेंगे और दूसरे को बताएंगे कि देखो मैं इस लॉजिक से ये काम करना चाह रहा हूं, और 18,000 का लेवल नहीं टूट रहा है जब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, और जैसे ही 18,000 का लेवल टूटा वैसे ही आपको ट्रेड लेना है। तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल कन्वर्ट होता है तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ, इसी थॉट के साथ कि आपका ये पूरा 1 घंटे का जो सेशन है वो फ्रूटफुल रहा होगा, मैं सेशन को क्लोज करता हूं। और उससे पहले हम लोग वापस एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। जैसे कि हमने समझा कि ये एक पोर्टेबल टूल है, पावरफुल टूल है, क्योंकि इसमें काफी एक्सटेंसिव रिसर्च कवरेज है, स्क्रीनर बेस्ड है, एफएनओ स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं, और जो स्क्रीनर्स हैं वो आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को इंप्रूव करेंगे। साथ ही जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जीरो नॉलेज है उनके लिए भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि उन लोगों के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए तो बहुत बेहतरीन टूल है, इसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको
यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर 100% एक्यूरेट नहीं होता है, सब सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस होती है, हमारे सॉफ्टवेयर की भी लिमिटेशंस है, आपको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नो सिस्टम और नो ह्यूमन इज परफेक्ट, परफेक्ट जैसी कोई चीज ही नहीं है। परफेक्ट या तो गॉड हो सकता है, या कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, कोई ये बोले कि मैं जो 100% एक्यूरेट कॉल दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर भी गलती करता है, या विराट कोहली से भी कल कैच छूटा, तो ये है। साथ ही में एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन, आज 31 तारीख है, आज हमारा जो दिवाली ऑफर है उसका एंड है। अगर आपको ये सेशन में कुछ भी फ्रूटफुल लगा हो तो मैं चाहूंगा कि एक बारी आप इस ऑफर पर ध्यान दीजिए। आपको 6 महीने के साथ 1 महीने का ऑटो टेंडर फ्री मिल रहा है, और 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के प्लान है। 6 मंथ्स और 3 मंथ्स में आपको 1 महीने का फ्री मिल रहा है, और वहीं पर 12 मंथ्स में 2 मंथ्स का फ्री मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन रेट्स रिन्यूअल के और फ्रेश के अलग अलग हैं। तो 3 महीने का जैसे 7,000 रुपए है, तो लगभग लगभग अगर आप लेते हैं तो 4 महीने आपको 7,000 रुपए में मिलेंगे, वहीं पर 10,000 में आपको 7 महीने मिलेंगे, और अगर 15,000 आप पे करते हैं तो आपको 14 महीने मिलेंगे। इसके साथ जीएसटी एक्स्ट्रा है, वो आपको बेयर करना पड़ेगा, टैक्स हमको सरकार को देना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू क्यूएनए। अगर आपके कोई भी क्यूएनए हो तो आप प्लीज बताइए।